नमस्कार छात्रों, विषय ई 203 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट समझाएंगे। अभी तक हमने आपको 2 एक्सपेरिमेंट समझाए हैं जो क्लासेस शुरू होने के बाद आपको आके लैब में परफॉर्म करना है। पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो डीसी मशीन के सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेज़र करना था वोल्टमीटर एमीटर मेथड से। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो डीसी मशीन में शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेज़र करना था सेम वोल्टमीटर एमीटर मेथड से। आज हम इसके आगे तीसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसका ऑब्जेक्ट है टू वेरीफाई किरचॉफ्स करंट लॉ इन एसी एंड डीसी सर्किट। एसी और डीसी सर्किट में किरचॉफ का करंट नियम है जिसको पॉपुलरली केसीएल बोलते हैं, उसको सत्यापित करना है, उसको वेरीफाई करना है केसीएल। इसके लिए हमें जो एपर्टस की ज़रूरत रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी, वो निम्न टाइप से है। एक स्क्रीन पे आपको टेबल दिख रही है जिसमें हमने पहले कॉलम में सीरियल नंबर लिखा है 1 2 3 4। उसके बाद लिखा नेम ऑफ द एपर्टस, क्या क्या आपको एपर्टस की ज़रूरत रहेगी, फिर इनकी कितनी संख्या की ज़रूरत रहेगी, क्वांटिटी कितनी चाहिए इनकी, और फिर स्पेसिफिकेशन। यहाँ ये ध्यान रखना है कि मैंने रफली स्पेसिफिकेशन लिखी है, लैब में जो उपलब्ध है उसके अनुसार आपको ये स्पेसिफिकेशन लेनी है, उसके आसपास की लेनी है। तो पहला है इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का काम है वेरिएबल वोल्टेज ऑब्टेन करने के लिए। तो आपको सर्किट अलग अलग रीडिंग्स लेनी होती है, उसमें वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट वोल्टेज आप प्राप्त कर सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर से यूज़ में लेके। इसको सिंगल फेज वेरिएक भी कहा जाता है। ये एक संख्या में चलेगा और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है मीन्स रेंज है वोल्टेज की, वो आउटपुट वोल्टेज इसका 0 से 270 वोल्ट रहेगा और करंट आप 5 एम्पियर की तक का ऑटो ट्रांसफार्मर या सिंगल फेज वेरिएक ले सकते हैं। फिर हमें करंट मेज़र करने के लिए एमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमें 3 एमीटर की ज़रूरत पड़ेगी और इनकी जो रेंज है वो 0 से 5 एम्पियर या जैसे उपलब्ध हैं और रेजिस्टेंस क्या लगा है उसके अनुसार इसकी रेटिंग आएगी। तो आप 0 से 2 एम्पियर, 0 से 3 एम्पियर, 0 से 1 एम्पियर के भी ले सकते हैं। फिर सर्किट बनाने के लिए हमें रियोस्टेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ टोटल आपको 2 रियोस्टेट चाहिए क्योंकि 2 पैरेलल में ब्रांच हम कर रहे हैं। तो सीरियल नंबर 3 और 4 दोनों पे मैंने रियोस्टेट ही लिखा है। इनकी रेटिंग्स अलग अलग ली है, जो भी उपलब्ध हैं उसके अनुसार आपको लेनी है। जैसे मैंने जो लिखा है वो है 150 ओम 2 एम्पियर और 110 ओम 2.5 एम्पियर। इसके अलावा जैसे 90 ओम 5 एम्पियर उपलब्ध हो या 500 ओम 1 एम्पियर का उपलब्ध हो या 200 ओम 1 एम्पियर का उपलब्ध हो, जैसा भी लैब में उपलब्ध है उसके अनुसार आपको लेना होगा। तो इसके अलावा कनेक्टिंग वायर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको 2 तो रियोस्टेट चाहिए, 2 ब्रांच हम बनाएंगे इसमें, और टोटल 3 एमीटर चाहिए करंट मेज़र करने के लिए, और एक वेरिएबल वोल्टेज देने के लिए आपको ऑटो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगी। इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो थ्योरी है, संक्षिप्त थ्योरी या ब्रीफ थ्योरी जिसको हम कहते हैं, वो कर देते हैं। अगर जो सिंपल सीरीज और पैरेलल सर्किट्स होते हैं उनको आप ओम्स लॉ से इजीली एनालाइज कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो हम किरचॉफ के जो नियम उनको काम में लेते हैं। अब एसी सर्किट और डीसी सर्किट इन दोनों के लिए किरचॉफ्स जो नियम है वो अलग अलग है। आज हम इस तीसरे एक्सपेरिमेंट में किरचॉफ्स करंट लॉ को डिस्कस करेंगे, जिसको पॉपुलरली केसीएल कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। डीसी सर्किट के लिए किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कंडक्टर इज 0। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी जंक्शन पे मिलने वाली सभी करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। जब हम यहाँ पे एल्जेब्रिक सम लेते हैं तो आपको करंट की दिशा ध्यान होनी चाहिए, करंट आ रही है या करंट जंक्शन को छोड़ के जा रही होती है। इनको हम इनकमिंग और आउटगोइंग करंट कहते हैं। तो जितनी करंट जंक्शन पे आएगी उतनी की उतनी करंट जंक्शन से निकल जाती है। चार्ज ऑफ कंजर्वेशन आवेश संरक्षण नियम पर ये आधारित रहता है। जब हम यहाँ पे सम करते हैं तो डीसी केस में यहाँ पे एल्जेब्रिक सम लेना है, और जब आप इसको एसी के लिए वेरीफाई करेंगे तो वेक्टर सम या इसको हम फेजर सम बोलते हैं, फेजर सम आपको करना होगा।
तो आपको जैसे एक जंक्शन बनाना है इस पे, और आने वाली करंट्स देखनी कितनी है और जाने वाली करंट्स कितनी है, फिर एरर देखनी है। ये केस तो कहता है कि इन सबका जो अलजेब्रिक या एसी के केस में फेजर सम होगा वो 0 के बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। मीन्स जितनी इनकमिंग करंट है उतनी की उतनी आउटगोइंग करंट आ जाएगी। एक ये डायग्राम देखते हैं हम, इसमें जो जंक्शन O है उसके ऊपर 5 ब्रांचेस दिख रही है आपको। इसमें जो करंट आ रही है वो है I1, I3 और I5 इस चित्र में देखें। और दूसरी जो करंट्स जाने वाली है वो अलग करंट I2 और I4 को हमने इसमें बता रखा था। जो जंक्शन पे आएगी करंट उनका सम कर लें अलजेब्रिक सम, और जो जंक्शन से बाहर जाएगी उनका सम कर लेते हैं। ये सम आपस में बराबर होना चाहिए, ये केसीएल है। और जब एसी सर्किट में हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये रहेगा फेजर सम, वेक्टर सम के बराबर रहेगा। ये एसी और डीसी में ये डिफरेंस रहता है केसीएल के लिए, एक में अलजेब्रिक सम आएगा और दूसरे में फेजर सम आएगा। ये एक सर्किट डायग्राम है। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि L जो है वो लाइन को बताता है, N है वो न्यूट्रल को बताता है, और यहाँ पे हमने एक ऑटो ट्रांसफॉर्म लगाया। एक्चुअली वर्ड की फाइल को यहाँ कॉपी की है तो सिंबल है वो उसमें प्रॉपर ले नहीं रहा है। यहाँ ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल आपको ड्रॉ करना, एक वाइंडिंग है वो यहाँ पे शो करनी, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर हमने यहाँ पे लगा दिया और उस पर इनपुट दिया हमने AC 230 वोल्ट टू सिंगल फेज 50 हर्ट्ज की सप्लाई कनेक्ट की। यहाँ से एक वायर बाहर जाएगा, जो आउटपुट टर्मिनल है यहाँ पे इन दो तारों के बीच में आपको आउटपुट मिलेगा। ये जो आउटपुट है उसको हम एक एमीटर पे कनेक्ट कर देते हैं। एमीटर से फिर आउटपुट जो जाएगा वो 2 एमीटर के इनपुट पे चला जाएगा। मीन्स यहाँ पे ये एक जंक्शन है जहाँ पे एक करंट आ रही है और ये 2 करंट जा रही होती है। इस एमीटर के बाद में एक रियोस्टेट लगाना है, यहाँ पे ये वेरिएबल रियोस्टेट है। सिमिलरली इस दूसरे एमीटर के बाद भी रियोस्टेट लगाना है। तो ये ब्रांच और ये ब्रांच ये दोनों आपस में पैरेलल में आ गई, यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे और ये वापस ऑटो ट्रांसफार्मर था उसका न्यूट्रल एंड था उसके ऊपर इसको कनेक्ट करके फिर सप्लाई पे चला जाएगा। तो अभी जो हमने इंस्ट्रूमेंट बताया था एपर्टस क्या क्या चाहिएगा, तो यहाँ आपको ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना है, फिर 3 एमीटर बताए थे, ये 3 एमीटर यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो कम रेंज के मीटर्स हैं वो इन 2 पैरेलल ब्रांच में लगाना है। जैसे अगर आपके पास 1 एम्पेयर और 2 एम्पेयर के एमीटर हैं तो वो दोनों इस जगह लगाने हैं, और जो बड़ी रेटिंग का एमीटर है वो आपको यहाँ पे लगाना है। तो जो I1 करंट है वो आपके I2 और I3 के सम के बराबर रहेगी। अलजेब्रिक सम DC केस में लेना है और AC के केस में वेक्टर सम या फेजर सम लेना है। ये 2 रियोस्टेट सेम रेटिंग के भी हो सकते हैं या जैसे आपको अवेलेबल है। यहाँ जो रियोस्टेट लगाएंगे उसके अनुसार इस एमीटर की रेटिंग आपको चूज़ करनी है। तो कम रेंज के यहाँ पे एमीटर लगा सकते हैं। तो ये कनेक्शन डायग्राम इस ढंग से हो जाएगा। और यहाँ हमने इस पर जो स्विच लगा होता है पहले DP वो हमने इसमें नहीं बता रखी है। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं, प्रोसीजर के क्या स्टेप्स रहेंगे। कनेक्शन डायग्राम आपको याद आ गया, जैसे पिछले स्लाइड्स में मैंने कनेक्शन बताया था उसके अनुसार आपको कनेक्शन करने। सर्किट डायग्राम में जो दे रखे हैं उसके अनुसार कनेक्शन करने। मीन्स इनपुट है वो ऑटो ट्रांसफार्मर से लगाएंगे, और ऑटो ट्रांसफार्मर से ये कनेक्शन वापस दिखाता हूँ मैं आपको। ऑटो ट्रांसफार्मर से एक एमीटर पे लगाएंगे, एमीटर से दोनों एमीटर पे जाएगा, फिर एमीटर से रियोस्टेट पे जाता है। दोनों रियोस्टेट को कॉमन करके आपको वापस न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर लेके आना होता है। ये कनेक्शन डायग्राम, तो ये जो कनेक्शन दे रखा है उसके अनुसार आपको कनेक्शन करना है। पहला इस प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आपको सप्लाई ऑन करनी है, और जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका जो स्लाइडर है घुमाने के लिए उसको घुमाइए ताकि तीनों में रीडिंग आ जाए। फिर आपको वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग्स लेनी है। यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर जो डायग्राम था उसमें शो नहीं कर रखा था। आप ऑटो ट्रांसफार्मर को जो आउटपुट है वहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकते हैं। वोल्टेज कितना आ रहा है ये प्रॉपर चेक करने के लिए। हालांकि केसीएल में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन सप्लाई अवेलेबल है या नहीं है, कितनी सप्लाई अवेलेबल है उसको चेक करने के लिए हम आउटपुट के पैरेलल में, ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर 0 से 250 वोल्ट या 0 से 300 वोल्ट का लगा सकते हैं, और 3 एमीटर्स आपको कनेक्ट करने हैं। तो अब आप इस जो ऑटो ट्रांसफार्मर था उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे तीनों की रीडिंग लो, 3 एमीटर की रीडिंग लेनी है। फिर इसको चेंज कर दो आप, जो सेटिंग है उसकी जिसको स्लाइडर को घुमाते हैं उसको घुमाएं एमीटर, क्योंकि घुमाने से क्या होगा जो वोल्टेज मिल रहा है आउटपुट वो बढ़ता जाएगा, वेरी होता रहेगा। जैसे वोल्टेज वेरी होगा तो आपको एमीटर की रीडिंग से वो अलग अलग आएगी।
और अलग अलग रीडिंग्स पे आप इनकी वैल्यू को ले सकते हैं। एक दूसरा और है वैल्यू, करंट वैल्यू चेंज करने का, कि इसमें आप जो ऑटो रियोस्टेट हमने काम में लिए वो वेरिएबल रियोस्टेट काम में लिए थे। तो आप वेरिएबल रियोस्टेट को मीन्स रेजिस्टेंस को वेरी करके भी आप करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जब आप रेजिस्टेंस वेरी करो तो एक थोड़ा ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाए। ज़ीरो होते क्योंकि सीरीज़ में हमने कोई और दूसरा रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, ये शॉर्ट सर्किट के बराबर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी और जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने कनेक्ट किए वो जल सकते हैं। तो मिनिमम आपको जब रेजिस्टेंस वेरी करो तो ये ध्यान रखना है कि आधे से कम उसको नहीं करना है। अगर ज़ीरो हो गया तो फिर एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए हम जो कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस फिक्स ही रख रहे हैं और ऑटो ट्रांसफार्मर से चेंज करें। यहाँ पे ये ध्यान रखना, हमने सप्लाई जो दी ऑटो ट्रांसफार्मर कब लिया, जब हमने सप्लाई AC दी है। अगर आप DC सप्लाई देते हैं तो उस केस में ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ में नहीं लेना है। ऑटो ट्रांसफार्मर सिर्फ AC सप्लाई के लिए ही काम में आता है, DC में इसको हम यूज़ में नहीं ले सकते। उसके लिए आपको पोटेंशियोमीटर बनाना होगा, मीन्स रियोस्टेट ही है, उसको वेरिएबल वोल्टेज या पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में काम में लेना होता है। यहाँ जो सप्लाई मैंने दी वो AC दी है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। DC में चेंज हो जाएगा, रियोस्टेट काम में लेना। ऑटो ट्रांसफार्मर या कोई भी तरह का ट्रांसफार्मर इसमें काम में नहीं आता है। अब ये जो हम चेंज कर रहे हैं, ये आप कुछ रीडिंग्स ले लें। जैसे मैंने बताया आपको 5 सेट ऑफ दीज रीडिंग्स, 3 एमीटर की रीडिंग ले रहे हैं, उनके 5 सेट आप इसमें ले लें। और ये जो सेट लेंगे वो किस में भरेंगे हम, ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो ऑब्जर्वेशन टेबल देख लेते हैं कैसे रहती है। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, करंट I1 इनकमिंग करंट जो या मेन करंट है जो ऑटो ट्रांसफार्मर से आ रही है, I2 एक रियोस्टेट में गई या एक ब्रांच में गई, I3 दूसरी ब्रांच में गई। तो ये टोटल 3 जो मीटर हमने कनेक्ट किए हैं उनकी रीडिंग्स I1, I2 और I3 इन 3 कॉलम में एंटर करनी है। तो ये कंप्लीट एक सेट कहलाएगा। जिस फर्स्ट रीडिंग है इन तीनों का एक सेट कहलाएगा। ऐसे आपको मैंने कहा 5 सेट, तो आपको ये 5 सेट लेने रीडिंग्स के, तो और उसमें आप इनमें एंट्री करते रहेंगे। उसके बाद अब आपको उसमें एरर निकालनी है, क्योंकि जो केस ये लो तो कहता है कि जो इनकमिंग करंट I1 वो I2 प्लस I3 के बराबर होनी चाहिए, अलजेब्रिक सम उनके बराबर होना चाहिए, या AC केस होगा तो वेक्टर सम लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, कुछ एरर रहती है। एरर किस सेंस में रहती है, हम गलत पढ़ रहे होते हैं या मीटर है वो करेक्ट नहीं बता रहा है, या मीटर में भी कुछ दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए एरर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। मीन्स ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन 0 नहीं होकर 0.1, 0.2, 0.01 कितनी आ रही है वो आपको देखनी है। तो I1 इनकमिंग करंट माइनस I2 प्लस I3 सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट से हम सम ऑफ आउटगोइंग करंट का डिफरेंस निकालते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं उसको, और जो वैल्यू आएगी वो कहलाती है एरर। ठीक, एग्जैक्ट ये 0 नहीं आ पाएगी, इसके मैंने रीजंस आपको बता दिए। ये मेन रीजंस रहते हैं, मीटर करेक्ट रीड नहीं कर रहा है, मीटर में एरर रहती है, एक्यूरेट नहीं रीड कर पाता, और दूसरा हम जो रीडिंग ले रहे हैं उसमें भी दिक्कत रह सकती है। पैरेलक्स एरर कहलाती है, जैसे हमने मीटर के सामने देख के नहीं लिया है एकदम वर्टिकल पोजीशन पे, परपेंडिकुलर पोजीशन पे तिरछा हम देख रहे हैं, तो रीडिंग से वो अलग आएगी, बड़ी हुई या कम वैल्यू आ सकती है। तो ये इसमें एरर के संभावनाएं रहती है। तो जो भी आए वो एरर रखनी है, लेकिन ये एरर मिनिमम होनी चाहिए। बढ़िया आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, उसका मतलब एरर की वैल्यू कम होनी चाहिए, मिनिमम एरर की वैल्यू होनी चाहिए। मिनिमम एरर आ रही मीन्स आप अच्छे ढंग से कनेक्शन किए हैं, मीटर भी आपके बढ़िया ढंग के, और रीडिंग जो ली वो भी ली है अच्छे ढंग से ली। एक और ध्यान रखना आपको, जब ऑब्जर्वेशन लें तो जो भी मीटर हमने कनेक्ट किए हैं उनके लिस्ट काउंट मिनिमम कितनी रीडिंग लेता है, एक जो स्केल है उसकी वो कितने एम्पियर के बराबर, वो पहले से आप निकाल के रखें। जैसे 5 एम्पियर का है मीटर और उस पर 50 कर रखें, तो 5/50 निकाल लो आप, 0.1 आ जाएगा। मीन्स एक जो स्केल है वो 0.1 एम्पियर को शो करती है। ऐसे अगर आपके पास 2 एम्पियर का और उसमें 10 है मान लो स्केल टोटल मार्क्स, इसका मतलब एक जो स्केल है वो 0.2, एक मार्क है वो 0.2 को बता रहा है। ये पहले से हम कैलकुलेट करके रखेंगे तो रीडिंग फास्ट हो जाएगी। जितना रीडिंग फास्ट लेंगे आप, उतना ही जो रियोस्टेट में करंट फ्लो है उसके कारण हीटेड होता है, गर्म होता है, तो उसके जो लॉसेस हैं वो मिनिमम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अगर लंबे टाइम तक लोगे तो रियोस्टेट है वो काफ़ी गर्म होंगे, आपको बॉयल हीट होने की ऐसी स्मेल है वो महसूस होगी और जल भी सकता है अगर लंबे टाइम तक लिया काम। तो आपको ये ध्यान रखना है पहले से हम कैलकुलेट करके रखें, लिस्ट काउंट वगैरह रीडिंग से वो जल्दी ले सकते हैं, फास्ट ले सकते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन आ जाएगी इसके बाद फिर आपको रिजल्ट तैयार करना है कि कितना है द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इस जो एरर आ रही है, क्योंकि 0 होना चाहिए अलजेब्रिक सम, तब 0 नहीं होगी, कितना आ रहा है। तो आप 5 रीडिंग आपने ली है तो इन 5 रीडिंग का
एवरेज वैल्यू निकाल लो कि ये वैल्यू रही है आपकी, जैसे कोई में 0.5 आ रही, कोई में 0.1 आ रही, कोई में 0 आ रही, तो इन सब के जोड़कर जो संख्या है उससे आप इसमें भाग दे दें तो आ जाएगा आपके पास रिज़ल्ट। ये मिनिमम होना चाहिए, 0 के आसपास होना चाहिए। लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन, जो आपने एक्सपीरियंस किया उसका क्या कंक्लूड निकला, क्या प्रॉब्लम्स आई आपके साथ, वो सब आपको इसमें लिखना है। तो अभी तक हमने आपको 3 एक्सपेरिमेंट समझा दिए हैं। अब अगली जब क्लास आएगी सैटरडे को, तो चौथा एक्सपेरिमेंट सब हम परफॉर्म करेंगे।